गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल करेंट मिरर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता लेकर के आया हूं। सिंधु सिविलाइजेशन की बात करेंगे आज हम। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। आज मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद मैं इसकी एमसीक्यू करा दूंगा आपको। तो पहले आज हम डिटेल में इसको देख सकते हैं और आप इस वीडियो के साथ बने रहें। आपको बहुत मज़ा आने वाली है इस वीडियो में, ये मेरा विश्वास है कि आपको बड़ा आनंद आएगा इस वीडियो को देख करके। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। सबसे पहले हम सिंधु घाटी का विस्तार देख लें कि सिंधु घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो विस्तार की बात करें, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो आपको बता दें, सिंधु घाटी का जो विस्तार है वो ईस्ट यानी कि पूरब में आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है और हिंडन नदी पर स्थित है। तो मेरठ में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में बात करें तो सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ तक इसका विस्तार था। और अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में मांडा अखनूर जो कि जम्मू कश्मीर में है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में, वहाँ से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। अगर नदियों की बात करें तो पूर्व में हिंडन नदी से लेकर के पश्चिम में, ये पूर्व में हिंडन नदी हो गई और पश्चिम में दास्क नदी तक, और उधर उत्तर में चिनाब नदी से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक इसका विस्तार है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिंधु घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आप ऐसे भी याद रखेंगे कि पूर्व में हिंडन नदी से लेकर के पश्चिम में दास्क नदी तक और उत्तर में चिनाब नदी से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक। और अगर बात करें हम शहरों की तो आप याद रखेंगे पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर के सुत्का गेंडोर तक पश्चिम में, और उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद तक इसका विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आज हम बात करते हैं पहले इसकी कि सिंधु सभ्यता की तिथि की बात कर लें। तो सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है जो कि बताई गई है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक है। इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी जी ने की थी। आप याद रखेंगे इसके विषय में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे कि दयाराम साहनी जी ने की थी। यहाँ के निवासी जो थे वो भूमध्य सागरी और द्रविड़ थे। भूमध्य सागरी और द्रविड़ मतलब भूमध्य सागर से आए हुए थे, ऐसा माना जाता है कि। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, मैंने आपको एक अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भूमध्य सागर से लगने वाले एशिया के कौन कौन से देश थे। तो मैंने उसके लिए आपको एक कोड बताया था, लिस्ट, LIST। तो लिस्ट में कौन कौन से 4 देश आते हैं, तो L से मैंने लेबनान बताया था, I से इजराइल बताया था, और S से सीरिया और T से टर्की। आप ये 4 देश याद रखेंगे जो भूमध्य सागर को टच करते हैं और ये चारों एशिया में स्थित हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस सिंधु सिविलाइजेशन के तहत सबसे पहला खोजा जाने वाला अगर कोई स्थल था वो कौन सा था, तो वो हड़प्पा था। और इस हड़प्पा की खोज नहीं, पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पियन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आप ये भी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। तो सिंधु घाटी की जो संस्कृति थी वो वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। कौन कौन सी बातों से भिन्न थी, तो पहली बात बताई इन्होंने कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरी थी, और जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीणी थी, यानी कि वहाँ वो ग्रामीण थी। कहने का मतलब सिंधु घाटी में जो नगर थे, नगरों की जो विन्यास पद्धति थी वो ग्रीड विन्यास पद्धति थी। कहते हैं बड़े उच्च कोटि के नगर बने थे। आज हम जिस स्मार्ट सिटी की कल्पना करते हैं उससे आज से कई वर्ष पूर्व उस सिटी की बात होती थी। वो सिटी हमारे देश में स्थित था। ठीक है, मैं आगे आपको इमेज में दिखाऊंगा। जो आगे चलते हैं इसी बात पर। तो आप ये याद रखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, तो नगरी थी, ये याद रखेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, नगरी थी, ग्रामीणी थी या कैसी थी, आप बताएंगे। तो ऑप्शन में दे देंगे, आप कई ऑप्शन दिए होंगे, तो आप याद रखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता नगरी थी। और वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो वो ग्रामीण थी। ठीक, आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्र, मतलब उसे पढ़ा नहीं जा सकता, भावनाओं की, मतलब उसमें भाव उनके व्यक्त थे। और इसकी खासियत ये थी
कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कहने का मतलब उर्दू की तरह, जैसे यानी कि मतलब पीछे से स्टार्ट करेंगे ऐसे से लिखी जाती थी, ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। परंतु जब लाइनें अधिक हो जाती थी तो ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, फिर ये ऐसे 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 से लिखी जाती थी जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं वैसे। कहने मतलब भाई दाईं से बाईं ओर कौन लिखा जाए, क्या लिखा जाता है, उर्दू लिखी जाती है, और बाईं से दाईं ओर हिंदी लिखी जाती है। तो मतलब ये दोनों तरीके से लिखी जाती है। मतलब पहले भाव चित्रात्मक थी, ये पहले दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, परंतु जब लाइनें एक से अधिक होने लगती थी तो फिर इसे बाएं से दाएं ओर लिखना चालू कर दिया जाता था। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये आप देख लीजिए, ये हमारी जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक थी, ये इस तरह से लिपि होती थी, आप देख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे के ज्ञान से युक्त थे। मतलब वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। मतलब सिंधु घाटी के जो लोग थे वो लोहे के ज्ञान से अपरिचित थे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बताइए इनमें से कौन सी धातु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो आपका जवाब क्या होगा, लोहे के ज्ञान से, लोहे से वो परिचित नहीं थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में तोल की जो इकाई थी वो क्या थी, वो 16 के अनुपात में होती थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 16 के अनुपात में उनकी तोल की इकाई होती थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मेसोपोटामिया में अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द, मेसोपोटामिया सभ्यता है, आपको पता है कि दजला फरात नदी पर है, जिसे हम टाइग्रिस नदी भी कहते हैं, तो उस नदी पर स्थित है। और उसके अभिलेखों में वर्णित जो मेलुहा शब्द दिया गया है, मेलुहा, ये मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया जाता है, आप ये याद रखेंगे। इस मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया जाता है, आप ये याद रखेंगे। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। कह रहा सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे या मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पता सिंधु सभ्यता में कृषि प्रचलित थी, और जिसके कारण वो धरती को अपनी माता मानते थे, माता मानकर उनकी पूजा किया करते थे। और एक दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। मतलब इसमें सिंधु सभ्यता में मिट्टी की स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये मातृ सत्तात्मक थी ये व्यवस्था। ठीक है, कहते हैं कि बड़ा सिंधु सभ्यता में स्त्रियों का बड़ा प्रभुत्व स्थापित था। कहते हैं कि जो स्त्रियां थी वो पुरुषों को पशुओं की भांति पालती थी। मतलब उनसे केवल काम लिया जाता था और उन्हें घर में प्रवेश करने भी नहीं दिया जाता था, ऐसा मानना है। तो और उन्होंने एक तरीके से कह लें कि स्त्रियों ने सिंधु सभ्यता में खूब गदर काट ली, और उसके बाद हुआ का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वैदिक सभ्यता में इनका पराभव चालू हो गया। इस पुरुषों ने सिंधु सभ्यता का पूरा बदला ले लिया। पराभव कैसे स्टार्ट हुआ, तो वैदिक सभ्यता में हमारी जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई, ये सब प्रथाएं आ गई, जिससे इनका पराभव चालू हो गया। ठीक है, तो वही है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो आगे चलते हैं, बुरा मत मानिएगा, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, सो प्लीज डोंट माइंड। आगे बात करते हैं, वृक्ष एवं शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। मतलब वृक्ष और शिव पूजा के साक्ष्य, कहने का मतलब ये है कि ये जो वृक्ष हो गए और शिव पूजा, इसके भी साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। या पशुपति की पूजा करते थे, या पशुपतिनाथ जो कि एक तरीके से मूर्ति थी पशुपतिनाथ की, जिसकी ये पूजा करते थे। और सिंधु सभ्यता में ये जो पर्दा तथा वैश्यावृत्ति भी थी वो सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, आप ये भी याद रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और ये बात समझ में आ गई कि पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है, ये मूर्ति थी जो शिव पूजा को, मतलब शिव के नाम से ही उन्हें पशुपतिनाथ के नाम से ही पूजा करते थे उनकी। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ये कुछ पॉइंट हैं और कह रहा है कि यहाँ नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। मतलब बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से घर बने होते थे, है ना। जल निकासन की जो प्रबंध था वो भी बहुत सुव्यवस्थित तरीके से होता था, कहने का तात्पर्य ये है। तो उसकी ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी, ये याद रखेंगे आप। और हड़प्पा संस्कृति में मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, आप ये याद रखेंगे कि गाय का चित्र नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण,
बैल, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें थी उन पर हाथी का, गेंडा, बाघ, हिरण, बैल, भेड़ा इन सब का आपको अंकन मिल जाएगा, परंतु गाय है, घोड़ा हो गया, इनका अंकन नहीं मिलेगा। तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि गाय और घोड़ा ये मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता में गाय और घोड़े से लोग परिचित नहीं थे, ऐसा नहीं है। गाय और घोड़े के भी अवशेष हमें मिले हैं आप, लेकिन इनका अंकन जो था वो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं होता था, आप ये समझ सकते हैं मोटा मोटा। तो आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी के लोग जो थे कपास से परिचित थे, आप उन्हें बता चुका, स्टोन एज में बताया था कि वो कपास की खेती करते थे, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता बात की तो जाहिर सी बात कपास की खेती से परिचित थे। और अगर वस्त्रों के लिए वो कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो भारत में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वस्त्रों की खेती के लिए कपास का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ था, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। एक ये पॉइंट है कि मंदिर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ये तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते थे, ये पॉइंट है कि जो आग में मिट्टी पक जाती थी उसे क्या कहते थे, तो टेराकोटा कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक। आगे बात करें, पशुओं में कुबड़ वाला साँड़ प्रचलित था, मतलब आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में कि जो बड़े बड़े साढ़ होते हैं उनके पीठ पे बड़ा सा कुबर टाइप का निकला होता है ना। तो वो साढ़ जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत प्रचलित था, बड़ा सम्मानित था वो, ठीक है। आगे बात करें तो ये मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, है ना, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो आप बताएंगे शहद का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी, तो गेहूं और जौ मुख्य फसल थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, पिग्गट ये महोदय, ये एक पुरातत्वविद हैं, इन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, आप ये याद रखेंगे। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, है ना। अगला बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्तिक चिन्ह आपने सुना होगा, ये स्वास्तिक चिन्ह ऐसे 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 और ऐसे ऐसे करके ऐसे बना होता है ये चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन थी और इस चिन्ह से सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता था। आप ये अब याद रखेंगे कि मतलब इस स्वास्तिक चिन्ह से ये अनुमान लगाया जाता था कि ये कि सूर्य की पूजा करते थे या सूर्य की उपासना किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये बात है, याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट बात करें, सिंधु सभ्यता में शवों को गाड़ने एवं जलाने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, मतलब शवों को गाड़ते भी थे ये लोग और उनको जलाते भी थे, ये दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, अपनी इच्छा अनुसार जो भी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सिंधु सभ्यता में विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, तो सबसे प्रभावी कारण आपको बाढ़ था, है ना। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रभावी कारण क्या था, बाढ़ था। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा उसमें बाढ़ से ही सब तबाह हो जाता है ना। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यह सभ्यता मिस्र, एक मिनट, यह सभ्यता जो थी मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। आप याद रखेंगे कि पूछा जाता सिंधु सभ्यता किसके समकालीन थी, तो ये मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, है ना। ये नदियों को सभ्यता का पालना कहते हैं, आप याद रखेंगे, ये पॉइंट पूछ देता है, बताइए कि सभ्यताओं का पालना किसे कहते हैं, तो नदियों को कहते हैं। मतलब कोई भी सभ्यता होती है वो किसी न किसी नदी के तट पर पलती फूलती है ना। तो आगे बात कर लेते हैं, हांगो नदी आपको पता है चीन में है, तो यहाँ पर चीनी सभ्यता का जन्म हुआ था। टाइग्रिस नदी, इसे दजला फरात नदी कहते हैं, जैसे यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक तरीके से उद्भव हुआ था। और सिंधु नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता और नील नदी पर मिस्र की सभ्यता, आप ये तो जानते ही होंगे। तो ये चार सभ्यताएं याद रखेंगे कि हांगो नदी पर चीनी सभ्यता पनपी थी, टाइग्रिस नदी जिसे दजला फरात नदी कहते हैं ये मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी यहाँ पर, सिंधु नदी पर सिंधु घाटी की सभ्यता पनपी थी, नील नदी पर मिस्र की सभ्यता पनपी थी, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बात करें तो सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर थे, जिनमें मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, गढ़वाली वाला हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया, ये 6 सिंधु सभ्यता के बड़े नगर थे क्रम से, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं एक एक जो इम्पोर्टेंट नगर थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोथल की।
तो लोथल जिसकी उत्खनन करता है रंगनाथ राव जी, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि लोथल की खोज किसने की थी, तो रंगनाथ राव जी ने की थी। ठीक है, लोथल है कहाँ, तो आप याद रखेंगे कि ये गुजरात में है। तो बात करते हैं आगे। तो इसमें पहला पॉइंट है ये कि घरों के दरवाजे व खिड़कियाँ पीछे की ओर खुलते थे। मतलब सिंधु घाटी में घरों और दरवाजों, मतलब घरों क्या बोलते हैं, घरों के जो दरवाजे थे, दरवाजे व खिड़कियाँ पीछे की ओर खुलते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। परंतु लोथल एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरीके से क्षेत्र था या एक शहर था जिसके जो दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी में जो घरों के दरवाजे व खिड़कियां पीछे की ओर खुलते, मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलते थे, मेन रोड की ओर, मतलब बैक साइड की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल में क्या था, लोथल में घरों के जो दरवाजे खिड़कियां थे वो सब मेन रोड यानी मेन मार्ग यानी मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। आप याद रखेंगे। आपको बता दी सभ्यता का बंदरगाह है, ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप याद रखेंगे। लोथल जो है वो एक सिंधु सभ्यता का एक तरीके से बंदरगाह था। ये देख लीजिए आप, अब ये इस नगर को देख लीजिए आप किस तरीके से सुसभ्यित है। ये इतना स्टैंडर्ड, ये स्मार्ट सिटी से भी अच्छा दिख रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ वन दिख रहे हैं, बीच में घरों की अच्छी तरह से बनावट दिख रही है। ये अगल बगल देख सकते हैं आप, ये बंदरगाह नदी है, तो है ना, ये एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरीके से बंदरगाह था लोथल। ठीक है, यहाँ से चावल के दाने मिले हैं, आप ये याद रखेंगे कि यहाँ से चावल के दाने मिले हैं, आपको ये याद रखेंगे, चावल के दाने मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर भी हमें लोथल से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल से मिले हैं। ठीक है, 3 युगुल समाधान मिले, मतलब 3 पुरुषों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं हमें लोथल से। ठीक है, अग्निकुंड मिलता है यहाँ से हमें, गोदी बाड़ा मिला है हमें, हाथी दांत का पैमाना मिला है। तो ये चीज़ें हैं, ये इतनी चीज़ें याद रखेंगे कि लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। एग्जाम में पूछ देता सीधे सीधे, बताइए घोड़े के अस्थिपंजर हमें कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से। या मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने लोथल के अलावा चन्नोदरों से भी मिलते हैं हमें। अभी आगे देखेंगे आप देखेंगे आगे। और अग्निकुंड आप याद रखेंगे, अग्निकुंड यहाँ के अलावा कालीबंगा से भी मिलता है हमें। तो आगे देखते हैं। इतना बात समझ में आ गई होगी आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो जिसकी खोज किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी ने की थी। राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। बात कर लें कि वृहत स्नानागार अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मतलब मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार और अन्नागार पाए जाते थे, और ये जो थे वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, यहाँ से नृत्य की कांस्य की मूर्ति मिलती है, मतलब कांस्य की मूर्ति नृत्य करते हुए दिखाई देती है, मिलती है हमें। और पशुपतिनाथ, अभी हमने आगे बात कर रहे थे कि पशुपतिनाथ की मूर्ति जो थी, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ये जो मूर्ति थी 3 मुख वाली होती थी, ये मूर्ति 3 मुख वाली होती थी। इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान होता था। तो ये भी याद रखेंगे। करा घरों में कुओं के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, और मोहनजोदड़ो से हमें वृषभ मुद्राएं मिलती हैं। आप यदि ये भी याद रखेंगे। तो ये कुछ फैक्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद रखेंगे। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं छूटेगा। और इसके बाद में ये डिटेल में पढ़ाने के बाद मैं आपको इसके कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करा देंगे हम आपको। तो आगे बढ़ते हैं इस तरह से। तो ये मोहनजोदड़ो समझ में आ गया होगा कि वृहत स्नानागार, अन्नागार, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला हमें। नृत्य की कांस्य की मूर्ति अगर बात करें कहाँ से मिलती है, तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। घरों में कुओं के जो अवशेष होते हैं वो भी वहाँ से मिले हैं। और सब मुद्राएं भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली। ये आप देख सकते हैं, ये वृहत स्नानागार का, ये वृहत स्नानागार की इमेज है, आप ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये वृहत स्नानागार की इमेज है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा है आपको। तो आगे बात करते हैं हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। आपको पता है कि सिंधु सभ्यता की खोज का प्रथम स्थल है ये, इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। वो भी कब की थी, तो 1921 में की थी। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, ये याद रखेंगे। पूछा जाता है कि बताइए किसकी मोहरों पर सबसे अधिक, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है, तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था, हड़प्पा सभ्यता का शासन वैदिक वर्ग के हाथों में था। ठीक, वैदिक वर्ग होता था जिसके हाथों में हड़प्पा सभ्यता का शासन होता था। नेक्स्ट बात करें हम, कांसे की गाड़ी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। संघ निर्मित बैल हड़प्पा से मिले हैं। RS-37 कब्रिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है कि RS-37 ये कब्रिस्तान है एक, और ये कहाँ से मिलता है हमें, तो हड़प्पा से मिलता है, आप ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा की
जो खोज है वो बीडी लाल एवं वीके थापर ने की थी। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कालीबंगा को खोजा था। कालीबंगा मतलब का तात्पर्य होता है काली चूड़ियाँ, आप ऐसे आप इसका सेंस लगा सकते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा एक मात्र शहर है जिसका निचला हिस्सा भी दुर्गीकृत था। आप ये याद रखेंगे, कालीबंगा एक मात्र सिंधु सभ्यता का एक ऐसा शहर था जिसकी निचला हिस्सा भी जो था वो दुर्गीकृत था। इसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से हमें, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग मिलता है यहाँ से, घोड़े के अस्थिपंजर भी मिलते हैं हमें, अग्निकुंड भी मिलता है हमें, और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं। ये अग्निकुंड आप देख सकते हैं। अग्निकुंड से हमें ऐसा लगता है कि ये आग से परिचित थे, ऐसा हम इनसे अनुमान लगा सकते हैं, है ना। इन कुंडों को देखकर ये भी लगा सकते हैं कि ये कर्मकांडों को मानते थे, ये आध्यात्मिक ज्ञान भी रखते थे, है ना। तो आगे बात करते हैं, सुतकोदा की बात करें हम। सुतकोदा की बात करें, इसकी खोज ऑरेंज स्टाइल ने की थी। ये सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह है, जैसे लोथल एक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, तो सुतकोदा भी सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। घोड़े के अस्थिपंजर हमें यहाँ से भी मिलते हैं। ये देखने वाली बात है कि घोड़े के अस्थिपंजर में सुतकोदा से मिलते हैं, उसके अलावा कालीबंगा से भी मिलते हैं, और हमें लोथल से भी मिलते हैं। हमने बताया था आपको ये लोथल से भी कि घोड़े का अस्थिपंजर लोथल से भी मिलते हैं। अग्निकुंड लोथल से मिलता है, उसके अलावा हमें कालीबंगा से भी मिलता है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे चढ़ते हैं। तो सुतकोदा समझ में आ गया कि सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, लोथल बंदरगाह था, और सुतकोदा भी जो था जिसकी खोज ऑरेंज स्टाइल ने की थी, है ना, वो भी एक बंदरगाह था, और घोड़े के अस्थिपंजर भी हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, रंगपुर की बात करें तो रंगपुर की खोज रंगपुर की खोज, जस्ट मिनट, ये स्लाइड हमारी, ये रंगपुर की खोज जो है ये रंगनाथ राव ने की थी। यहाँ से चावल के दाने में मिलते हैं, और हमें लोथल से भी चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। चन्नोदरों की बात करें, गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। चन्नोदरों की गोपाल मजूमदार जो थे इसकी खोज करता थे, और मनके बनाने के कारखाने हमें चन्नोदरों से मिलते हैं। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। अभी बताइए मनके बनाने के कारखाने और कहाँ से मिलते हैं, तो हमने अभी बताया था कि लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। अभी मैंने देखो अभी वीडियो में दिखाया था, ये देखिए, ये देखिए लिखा है मनके बनाने के कारखाने हमें कहाँ से मिले थे, तो लोथल से मिले थे। आप ये भी याद रखेंगे। तो दो, चुन्नोदड़ो और क्या बोलते हैं, लोथल। आगे बात करते हैं हम कि धौलावीरा की बात करें। धौलावीरा की खोज जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है जिसमें सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े बड़े अक्षर मिलते हैं, आप ये याद रखेंगे। और ये नगर जो था, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नगर जो था 3 भागों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। वो कौन सा था, तो धौलावीरा था। कैसे विभक्त था, ये किला था, एक मध्य नगर था, दूसरा निचला नगर। इन 3 भागों में ये धौलावीरा एक तरीके से बटा हुआ था। ठीक है, और यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साथ मिलता है, सॉरी साक्ष्य मिलते हैं। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, साक्ष्य मिला है हमें। दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि सैलकस स्थापत्य का प्रमाण भी हमें यहीं से मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो ये धौलावीरा से मिलता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे 4 कि साइन बोर्ड हमें कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। और धौलावीरा एक मात्र ऐसा सिंधु सभ्यता का शहर था जिसे 3 भागों में बांटा गया था, किला, मध्य नगर और निचला नगर, ये भी याद रखेंगे। और सबसे उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो धौलावीरा में मिलती है। और सैलकस स्थापत्य का सही ढंग से जो प्रमाण मिलता है वो हमें धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इसके अलावा बनवाली की बात करें तो बनवाली की भी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और यहाँ से केवल मिट्टी का हल मिलता है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बताइए मिट्टी का हल हमें कहाँ से मिला है, तो बनवाली से मिला है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुड़ाल, ये है कुड़ाल है, एक स्थान है, उसके वो कुड़ाल से हमें चांदी का मुकुट मिलता है, ये भी याद रखेंगे आप, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे कुछ नगर हैं और कुछ राज्य, मतलब कौन से नगर किस राज्य में बसा है इसकी बात कर लेते हैं हम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ देता है। बताइए आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, या दैमाबाद कहाँ स्थित है, या मांडा कहाँ स्थित है, ऐसे पूछ सकता है। तो आलमगीरपुर बता चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा, ये सब गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताया था, काली चूड़ियाँ, आप याद रखेंगे। रोपड़, ये जो रोपड़ हो गया, और दधेरी, ये दोनों पंजाब में हैं,
आप याद रखेंगे। रोपड़ और अंधेरी पंजाब में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, क्योंकि हमने अभी इसका जब विस्तार बताया था सिंधु सभ्यता का तभी बताया था कि दक्षिण में दैमाबाद तक सिंधु सभ्यता का विस्तार है। ठीक है। और बनवाली, राखीगढ़, ये 2 स्थान है, दोनों ही हरियाणा में है, आप ये भी याद रखेंगे। मांडा आपको बताया है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी विस्तार है जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो और चन्नोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, याद रखेंगे आप। तो ये कुछ नगर थे जो किस राज्य में हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, सीधे सीधे आपसे पूछ देगा। बताइए कि इनमें से कौन से शहर है जो पाकिस्तान से संबंधित है, या इनमें से कौन सा शहर है जो भारत में स्थित नहीं है। और ऑप्शन में दे देगा कि कालीबंगा, रोपड़, दैमाबाद, मोहनजोदड़ो। तो कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। ये कुछ नगर हैं, कुछ नदी की, कौन सा नगर किस नदी पर है, तो आप याद रखेंगे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर स्थित है ना। आपको हस्तिनापुर याद रखेंगे, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो महामहिम भीष्म जो कि गंगा पुत्र थे, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के तट पर है। ठीक है। पैठन कोंडा से आप रिलेट कर सकते हैं, कोंडा भगवान कृष्ण से संबंधित, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। पैठन ये गोदावरी से संबंधित है, आप याद रखेंगे। लोथल ये भोगवा नदी के तट पर है। रोपड़ की बात करें, ये सतलज नदी के तट पर है। ठीक, पंजाब में आपको पता, पंजाब में सतलज नदी ही बहती है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और सतलज नदी पर ही भांगड़ा डंगल डैम स्थित है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है। बात करें बनवाली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, तो बनवाली, राखीगढ़ी, गंगा जो है, बनवाली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये जो 3 शहर हैं, ये तीनों घग्गर नदी पर स्थित है। घग्गर को सरस्वती या रंगोई नदी, इन तीनों के नाम से हम जानते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है। बात करें मोहनजोदड़ो चुन्नोदड़ो की, तो ये सिंधु नदी पर है। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो चुन्नोदड़ो दोनों ही सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित हैं। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर मादन नदी पर स्थित है। और आलमगीरपुर की बात करें तो ये हिंडन नदी पर स्थित है, जैसा कि मैंने आपको विस्तार के समय भी बताया था कि आलमगीरपुर हिंडन नदी के पर स्थित है। तो आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपने ये मेरा वीडियो अगर पूरा देखा है तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। और इसके बाद मैं इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन भी करा दूंगा जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप इसकी PDF चाहिए आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।